नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्याग का भाग, लाभ का भाग और उसके सूत्र सीखे, उसके सवाल सीखे। अब आपका तीसरा पॉइंट है अनामत और एकत्रित लाभ का वितरण। 3 नंबर के सवाल में ये रोज नामचा आता है और सवाल भी पूछा जाता है। कितनी बार बोर्ड में सवाल भी पूछा गया है। तो एकत्रित लाभ और अनामत क्या है, जैसे कि प्रत्येक वर्ष वितरण पात्र लाभ में से साझेदार कुछ रकम अनामत के रूप में रख देते हैं कि बाई चांस अगर साझेदारी पेढ़ी में इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो वो रकम का यूज़ कर सके हैं, या फिर लाभ ज़्यादा हुआ हो, एकत्रित लाभ हुआ, लाभ हानि खाते का लाभ है, तो वो उसको जमा रखा जाता है। लेकिन जब साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन होता है तो जो पुराने साझेदार हैं उन लोगों को ऐसा लाभ और अनामतें बांट दी जाती है, क्योंकि उस पर पूरी मालिकी चालू जो साझेदार पहले के हैं, पुराने साझेदार, उनकी रहती है, तो उन्हें बांटा जाता है। तो पेढ़ी का पुनर्गठन करते समय सबसे पहली चीज़ ये भी होती है कि जो अनामत और एकत्रित लाभ बचा है, या फिर लाभान्य खाते की उधार बाकी हो, या अन्य प्रसारित महसूली खर्च दिए हो, तो वो पुराने साझेदारों के बीच बांटा जाता है। तो इसमें 2 रोजनामचा आपको दिया गया है। पहला देखेंगे, यदि पेढ़ी की बही में अनामत फंड और एकत्रित लाभ की रकम दी गई हो। यदि अनामत फंड दिया हो, एकत्रित लाभ दिया गया हो, तो क्या रोजनामचा होता है इसका? लाभान्य खाते उधार, सामान्य अनामत खाते उधार, पूंजी अनामत खाते उधार, अनामत भंडोल खाते उधार, आकस्मिक अनामत खाते उधार, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार, विनियोग वधगट अनामत खाते उधार, साझेदारों के पूंजी खाते का। मतलब साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में ये सारी रकम को हम बांट देंगे, जो और बाकी ये सब रकम को उधार करके पूंजी खाता करते हैं जमा। इसी तरह यदि पेढ़ी की बही में लाभ हानि खाते की उधार बाकी दी गई हो, हानि हो और अन्य प्रसारित महसूली खर्च हो, तो क्या करते हैं, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार करेंगे, लाभ हानि खाते का, विज्ञापन अभियान खर्च खाते का, संशोधन विकास खाते का और अपलिखित नहीं किए अन्य महसूली खर्च खाते का। मतलब कुल मिला के खर्च और लाभ हानि खाते की उधार बाकी दी गई हो तो वो साझेदारों के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखी जाती है, साझेदारों के पूंजी खाते उधार की जाती है, और बाकी की जो खर्च है उसको जमा किया जाता है। यहाँ पर जितने भी एकत्रित लाभ और लाभ दिए गए हैं तो उसको उधार कर साझेदारों के पूंजी खाते जमा किया जाता है। ऐसा ही सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम आगे, पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अलय और संकेत एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि का प्रमाण 2:1 है। तारीख 31/3/2017 के रोज पेढ़ी की बही में निम्नानुसार बाकियां दी गई हैं आपको। लाभ हानि खाते की उधार बाकी 18,000, अनामत फंड 27,000, कारीगर लाभांश फंड 33,000, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000। उपरोक्त तारीख को अलय और संकेत ने अपने बीच लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण 1-1 निश्चित किया। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। पेढ़ी की बही में एकत्रित हुए लाभ हानि का वितरण दर्शाती प्रविष्टि लिखिए। अब आपको ये डिटेल दे रखी है और आपको रोज नामचा लिखने को कहा है, प्रविष्टि लिखने को कहा है। तो ये पहले 31/3/2017, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार रुपए, जमा रुपए, रोज नामचा का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले आपको दिए लाभ हानि खाते की उधार बाकी, और उधार साइड की कोई डिटेल आपको दी नहीं गई है, सिर्फ एक उधार बाकी दे रखी है। तो इसका रोज नामचा हम क्या करते हैं, अलय के पूंजी खाते उधार, यानी 2 साझेदार हैं हमारे, तो साझेदारों के पूंजी खाते उधार करते हैं। साझेदार 2 हैं तो लिखेंगे अलय के पूंजी खाते उधार, संकेत के पूंजी खाते उधार, और लाभ हानि खाते उधार बाकी है, मतलब ये हानि है खाते का। अब लाभ हानि खाते का रकम कितनी है हमारे पास, 18,000। 18,000 को हम किस अनुपात में बांटेंगे, ये अनुपात दिया है और ये अनुपात दिया है, ये नया अनुपात है, ये पुराना अनुपात है। तो ये जो बाकियां हैं उस पे पुराने साझेदारों का हक होता है, तो उसे पुराने प्रमाण में बांटेंगे, मतलब 2:1 में बांटेंगे। तो 18,000 को 2:1 में बांटेंगे तो यह आएगा 12,000 और 6,000। और यहाँ विवरण लिखेंगे कि लाभ हानि खाते की बाकी को
साझेदारों के पुराने प्रमाण में बांटा। ये हो गई फिर एंट्री पूरी। अब आपको अनामत फंड दे रखा है, अनामत दे रखी है, अनामत फंड दे रखा है, तो अब अनामत फंड ये अनामत है तो अनामत की एंट्री करेंगे। और साथ साथ एक चीज और दे रखी है आपको, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, ये भी एक प्रकार की अनामत ही है, यानी दो अनामत आपको दे रखी है। तो ये दोनों की एंट्री हम कंबाइन कर लेंगे 31/3/2017। तो इसको लिखेंगे अनामत फंड खाते उधार कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार अलय के पूंजी खाते का और संकेत के पूंजी खाते का। आप चाहे तो इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, मतलब अनामत फंड की अलग करिए, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड की फिर करिए, लेकिन कंबाइन हो जाएगी, इससे समय आपका बचेगा। तो अनामत फंड आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 27,000 और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड आपको दे रखा है 21,000। पर यहाँ पर आपको सवाल में क्या कहा है कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगरों को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। मतलब फंड हमने 21,000 रखा था और एक कारीगर ने दावा कर दिया कि भाई मुझे अकस्मात हुआ है, मुझे 6,000 रुपए की जरूरत है, तो वो 6,000 की भरपाई पेढ़ी कहाँ से करेगी, फंड में से करेगी। तो 21,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास फंड कितना बच रहा है 15,000 रुपये। मतलब अब हम 15,000 को ही बांटेंगे और 27,000 और 15,000 दोनों मिलाएंगे और दोनों को अलय और संकेत के पुराने प्रमाण में बांटेंगे। तो 27,000 और 15,000 को मिला के दोनों को बांटेंगे तो रकम आएगी अलय के पूंजी खाते 28,000 और संकेत के पूंजी खाते का आएगी 14,000। टोटल इसके आप 42,000 को बांटा तो 2:1 में, तो 28,000 और 14,000। आप विवरण लिखेंगे इसका। तो अनामत फंड और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण 2:1 में बांटा। ये आपका पॉइंट पूरा हो गया। अब हमारे पास सवाल में एक चीज और दे रखी है आपको, नंबर 3 है जो 31/3/2017 कारीगर लाभांश फंड। ये लाभांश फंड है, इसकी एंट्री रोजनामचा में होगी नहीं क्योंकि ये पेढ़ी का दायित्व है ना कि लाभ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कारीगर लाभांश फंड, और ये आपको एक एक वाक्य में भी पूछा जाता है तो इसका हम रोजनामचा लिखते नहीं क्योंकि पेढ़ी के लिए क्या कहलाता है, दायित्व कहलाता है। कारीगर लाभांश फंड की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, यहाँ लिख देंगे इसको, क्योंकि, और ये लिखना जरूरी है, क्योंकि यह पेढ़ी का दायित्व है। यानी आपको जो उधार बाकी दी थी उसकी एंट्री आपने की, अनामत फंड और लाभ की एंट्री की, और कारीगर लाभांश फंड जिसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये पेढ़ी का दायित्व है। अनामत फंड और अल्लाह के एकत्रित लाभ है, न अनामत फंड है, न उधार बाकी है, तो कारीगर लाभांश फंड क्या है, ये पेढ़ी के लिए दायित्व है। तो इस प्रकार के सवाल आपको 3 नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट पूरा हुआ आपका, एकत्रित लाभ का प्रविष्टि लिखनी थी जो आपको, वो 3-3 नंबर के सवाल में पूछा जाएगा। अब चौथा जो पॉइंट है वो पुनः मूल्यांकन खाता और उसकी हिसाबी असर है, तो वो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में।
तो उस चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पुनः मूल्यांकन खाता और बहुत इजी है ये खाता, क्योंकि उसमें गिनी चुनी एंट्रियां हैं जो हमें याद रखनी है कि उधार साइड कौन सी एंट्री आएगी, जमा साइड कौन सी एंट्री आएगी, और मात्र अंतर की रकम हमें इसमें लिखनी होती है। तो पुनः मूल्यांकन खाता, जब पेड़ी का पुनर्गठन होता है तो एक खाता हमें तैयार करना पड़ता है जिसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता, और उसमें संपत्ति की कमी हुई, संपत्ति की वृद्धि, जो अंतर की रकम है, या दायित्व में कमी, दायित्व में वृद्धि, ये अंतर की रकम इसमें लिखी जाती है। तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाते का नमूना देखेंगे। विवरण, रकम रुपए, विवरण, रकम रुपए उधार साइड और जमा साइड, पुनः मूल्यांकन खाता इस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप जमा की एंट्री देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया है संपत्ति खाता, संपत्ति खाता, और नीचे कोष्टक में लिखा है संपत्ति की कीमत में वृद्धि। अगर संपत्ति की कीमत जैसे 50,000 है और जब पेड़ी का पुनर्गठन हुआ तो संपत्ति की कीमत 60,000 हुई, तो मतलब कितने की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई कि नहीं? वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितने की हुई? 10,000 की। तो हम उसकी एंट्री पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, और उधर लिखेंगे संपत्ति खाते, या जिसमें वृद्धि, जैसे मकान में वृद्धि हुई तो लिखेंगे मकान खाते 10,000 की, यानी कि कितनी कीमत की वृद्धि हुई? 10,000 की, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे। यानी जब भी वृद्धि हो तो वृद्धि की रकम यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखे थे। फिर संपत्ति खाता नंबर 2 एंट्री आती है आपकी, लिखनी बाकी संपत्ति। कोई संपत्ति कितनी बार क्या होता है, पहले लिखी नहीं गई है तो पुनर्गठन के समय उस संपत्ति को लिख दिया जाता है, या फिर बीच मध्य में संपत्ति लाई गई हो तो वो लिखनी बाकी संपत्ति उस समय यहाँ पर लिखी जाती है। तो नंबर 2 पे आपको याद रखना है कौन सी संपत्ति लिखनी है, लिखनी बाकी संपत्ति। नंबर 3 पे लिखना है आपको मिलनी बाकी आय खाते। किसी भी प्रकार की आवक मिलनी बाकी होती है तो एक प्रकार से हमारा लाभ हुआ, तो मिलनी बाकी आय खाते, जमा साइड लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते। पूर्वदत्त खर्च खाते, पूर्वदत्त का मतलब पहले भी आपको सेकंड चैप्टर मैंने सिखाया है कि अग्रिम चुकाया खर्च, पूर्वदत्त का मतलब होता है अग्रिम। तो अग्रिम चुकाया खर्च है तो ये भी एक प्रकार से लाभ ही कहलाएगा हमारे लिए, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में। और 5वीं एंट्री आपको लिखनी है दायित्व खाता रकम में कमी। दायित्व खाते में जब कमी होती है, यानी दायित्व जैसे देनदार है, देनदार को आपको 40,000 चुकाना है। जब पेड़ी का पुनर्गठन हुआ तो आपको पता चला कि नहीं, देनदार को 40,000 नहीं चुकाना है, 30,000 चुकाना है, यानी देनदारों को हमें 30,000 की रकम चुकानी है। तो सॉरी, देनदार नहीं, लेनदारों को 30,000 की रकम चुकानी है, यानी आपके लेनदारों में क्या हो गई? कमी हो गई, यानी आपको एक प्रकार से लाभ हुआ। तो दायित्व खाता रकम ने कमी यहाँ पर लिखेंगे 5वां पॉइंट। और लास्ट में आता है साझेदारों के पूंजी खाते हानि, मतलब उधार की रकम ज़्यादा होगी तो डिफरेंस आएगी हानि। यानी इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला संपत्ति में वृद्धि, दूसरा नहीं लिखी संपत्ति, तीसरा मिलनी बाकी आय, चौथा पूर्वदत्त खर्च, 5वां दायित्व में कमी, और छठा जो है वो हानि आती है, जो टोटल करने पे पता चलेगी। इसी तरह पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में देखेंगे संपत्ति खाते कमी। यदि संपत्ति में कमी होती है तो वो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखा जाता है। नंबर 2 पे लिखा जाएगा डूबत ऋण अनामत खाते, ये रकम आएगी। नंबर 3 पे देनदार बट्टा अनामत खाते, नंबर 4 पे दायित्व में वृद्धि, और नंबर 5 होगा अदत्त दायित्व खाता, और नंबर 6 होगा आपका साझेदार के पूंजी खाते लाभ। मतलब यहाँ संपत्ति में कमी, डूबत ऋण अनामत खाता, देनदार बट्टा अनामत खाता, अदत्त दायित्व खाता और लाभ दायित्व में कमी, ये एंट्रियां यहाँ पर होंगी। यानी 6 इस साइड और 6 इस साइड, यानी आपको इतनी एंट्री याद। इसके अलावा कोई भी एंट्री आपको लिखनी नहीं है पुनः मूल्यांकन खाते में। यानी आपको ये पुनः मूल्यांकन खाता व्यवस्थित तैयार कर लेना है, क्योंकि जब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो 8 नंबर का सवाल आता है, और 8 नंबर में से अगर पुनः मूल्यांकन खाता आपका राइट हुआ तो आप 3 से 4 नंबर इस खाते में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको ये खाता व्यवस्थित तैयार करना है, और इसी खाते पर से आप रोज नामचा भी तैयार कर सकते हैं। जैसे संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो गई है
तो आपने संपत्ति को कहाँ लिखा, 10,000 यहाँ जमा पक्ष में लिखा है, तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा आ गया और संपत्ति खाते आ गया उधार। इस तरह से आप रोजनामचा भी इसी खाते के ऊपर से लिख सकते हो, जो आपको बुक्स में पेज नंबर 118 पर दे रखा है रोजनामचा, यानी वो खाते पर से आपको रोजनामचा किस तरह से लिखना है वो बताया गया है। अगर सवाल में पूछा जाए तो ऐसे 95% 90% रोजनामचा नहीं आता है। अगर सवाल में आ भी गया तो आप खातों पर से तैयार कर सकते हो, जो आपने पुनः मूल्यांकन खाता बनाया है उस पर से आप रोजनामचा आसानी से तैयार कर सकते हो। इसकी जो एंट्रियां हैं आपको 118 और 119 पेज नंबर पर दे दी गई है। तो ये आपका पुनः मूल्यांकन खाता है और आने वाले वीडियोस में आपको इसके सवाल सिखाए जाएंगे। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पुनः मूल्यांकन खाता।